नमस्कार, स्वागत है आपका अजित अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आज सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी, क्योंकि आज चीफ जस्टिस के बेंच पे, जहां चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, दूसरे सीनियर जज जेबी पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा आज महाराष्ट्र के शिंदे गुट के 16 सदस्यों का अयोग्यता का जो मसला पड़ा हुआ है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में शिवसेना गई है ये कहते हुए कि स्पीकर बहुत देरी कर रहे हैं। जब इसकी आज सुनवाई हुई तो फिर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कड़े शब्दों में कहा, और उन्होंने कहा कि हमारी चिंता, अब जस्टिस साहब का बात सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि अब महाराष्ट्र में राजनीति में क्या हुआ उससे ज्यादा अब महाराष्ट्र के स्पीकर का जो रवैया है उससे सर्वोच्च न्यायालय अब अपनी गरिमा को लेकर चिंतित है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने कहा, हमारी चिंता अदालत की गरिमा को लेकर है। हम सब संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। इस मामले में, ये अयोग्यता वाले मामले में 6 महीने हो गए, कोई कदम नहीं उठाया गया। ये मुख्य न्यायाधीश की पीड़ा है। अब उन्हें लग रहा है कि ये अयोग्यता योग्यता स्पीकर ये तो बाद में हो जाएगा, सरकार जाएगी नहीं जाएगी, अभी सबसे पहले गरिमा। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा इसको कि आप एक रीजनेबल टाइम में कर दीजिएगा, उसके बाद भी 6 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। लगातार जो देरी हो रही है उससे उन्होंने कहा कि लगातार राहुल नार्वेकर को समझाइए, उन्हें समझाइए। मतलब स्पीकर को, जो सरकारी वकील थे तुषार मेहता जी, उनको कहा कि उन्हें समझाइए कि हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। कोई भी कार्यवाही महज दिखावा नहीं हो सकती, आपको काम करना पड़ेगा। ये इसलिए बोला क्योंकि कपिल सिब्बल ने आज बहस के दौरान कहा कि स्पीकर ने 1 साल का शेड्यूल बनाया है और ये कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं है, सिविल सूट तो नहीं है जिसमें सालों लगते हो। ये 10वीं अनुसूची के तहत कार्यवाही करने की बात है और ये बहुत ही कम समय में होनी चाहिए। जिस हिसाब से स्पीकर इनको खींच रहे हैं, इसका तमाशा बना दिया है। फिर जो सरकारी वकील थे तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा कि जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली बार इसको परिभाषित किया कि स्पीकर के पास जब कोई मामला न्याय के लिए आता है तो फिर एक ट्रिब्यूनल बन जाता है स्पीकर पर, और ट्रिब्यूनल में हम दखलंदाजी दे सकते हैं, कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल में, जब ये ट्रिब्यूनल बना है तो इसमें दिन प्रतिदिन की सुनवाई में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और वैसे भी आपने 17 अक्टूबर तक का फैसला लेने की मुभा दी है, जिसमें आपको ये तय करना है 17 अक्टूबर तक को, स्पीकर को ये तय करना है कि वो कब तक फैसला लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा आगे, अगर हमें लगता है कि उचित समय तय नहीं किया गया तो फिर हम साफ आदेश पारित करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि योग्यता के याचिका पर फैसला अगले विधानसभा चुनाव के पहले तो होना ही चाहिए। यदि चुनाव होने के बाद यदि इस पे फैसला होता है तो फिर ये पूरा प्रोसेस जो है ये किसी काम का नहीं होगा, एक नाकाम होगा। महाराष्ट्र में अगले विधानसभा के चुनाव 2024 के सितंबर अक्टूबर में है। जून के बाद से स्पीकर महोदय ने कोई कार्यवाही नहीं की, ऐसा बताया जाता है। ये सारा मामला फंसा क्यों है? क्या 17 अक्टूबर को स्पीकर राहुल नार्वेकर एक समय सीमा देंगे? क्योंकि 21 सितंबर को
राहुल नार्वेकर जी ने इस बात को रेखांकित किया था, मैं अयोग्यता के याचिका पर निर्णय लेने में देरी नहीं करूंगा, लेकिन फिर जल्दबाजी भी नहीं करूंगा। इनका वक्तव्य वैसा ही था, जब राशि भविष्य में कभी पंडित बताता है, आमदनी बढ़ेगी, खर्च होगा। यानी आप समझ के परे है कि आपका होगा क्या। तो वो देरी तो नहीं करेंगे, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं करेंगे। तो फिर करेंगे क्या? स्पीकर को ये तय करना है कि योग्य है या अयोग्य है। और यदि स्पीकर योग्य अयोग्य जो भी फैसला लेते हैं, उस पे दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय में तो जाएगी, ये तय है। लेकिन स्पीकर फैसला लेने में डर क्यों रहे? स्पीकर भी जानते हैं कि यदि उन्हें, क्योंकि नार्वेकर साहब स्वयं एक वकील रह चुके हैं, अच्छे वकील हैं, वो जानते हैं कि इन 16 को उन्हें डिस्क्वालीफाई अयोग्य घोषित करना होगा। और यदि इन 16 को अयोग्य घोषित करते हैं, तो सरकार गिरेगी नहीं। सरकार के पास बहुमत से बहुत ज्यादा समर्थन है, खासकर जब अजित पवार का गुट सरकार के साथ आ गया। और सरकार में दूसरा भी संकट नहीं आएगा, क्योंकि अयोग्य घोषित करने का मतलब आपकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन आप फिर से चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होते, आप क्रिमिनल, आपको सजा नहीं होती। तो फिर आप इस्तीफा देकर फिर 2 घंटे में फिर शपथ ले सकते हैं और फिर चुनाव बाई इलेक्शन में लड़ सकते हैं। लेकिन इससे पॉलिटिकल मैसेज जो है वो बहुत गलत जाएगा। वर्तमान में महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार को तोड़ा गया, शिवसेना के 2 फाड़ हुए, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो 41-40 लोगों को लेके आए और 106 विधायक वाली पार्टी ने उन्हें समर्थन देके उप मुख्यमंत्री पद अपने पास रखा, मुख्यमंत्री पद उन्हें दिया। तो ये भाजपा की कितनी बड़ी मजबूरी हो सकती है शिवसेना को तोड़ना, ये आप जान पाएंगे। उसके बाद उन्हें लगा कि शरद पवार को यदि तोड़ देते हैं, घर बिठा देते हैं, तो शायद हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। फिर अजित पवार को तोड़कर लाए, लेकिन शरद पवार घर बैठने के बजाय रास्ते पे उतर आए। वहीं उद्धव ठाकरे, जिनके ऊपर कई आरोप, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो सरकार पे आरोप थे कि सरकार लड़ रही है, भ्रष्टाचार है, ये है, वो है। वो सारे आरोप खारिज हो गए और लोगों की सिंपैथी मिल गई। सहानुभूति के लहर पे वो महाराष्ट्र में सबसे पॉपुलर नेता बन गए। तो शरद पवार का रास्ते पे उतरना, शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का ज्यादा पॉपुलर होना, कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा के बाद ताकत मिलना, इससे महाराष्ट्र के समीकरण बदल गए। ऐसे बदलते हुए समीकरण में जहां बीजेपी बैकफुट पे है, जहां एकनाथ शिंदे के कुनबे को अब चुनाव जीत के वापस आने की गारंटी नहीं लगती। मोदी जी गारंटी भले ही दूसरे राज्य में दे, लेकिन महाराष्ट्र में इन तमाम लोगों को जितवाने की गारंटी वो नहीं दे सकते। गुजराती वर्सेस मराठी, ये अस्मिता का झगड़ा भी जोर पकड़ गया। मराठा रिजर्वेशन, ओबीसी, जनगणना, जातिगत जनगणना, तमाम सवालों से घिरा हुआ ये सब, घिरी हुई है सरकार, और भ्रष्टाचार के लगातार बढ़ते हुए आरोप। ऐसे में यदि ये 16 अयोग्य घोषित होते हैं, तो फिर राज्यपाल ने गलत किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनसे गलत करवाया, ये आरोप मोदी जी पे चस्पा हो सकते हैं। सारी कवायद अयोग्य न घोषित करने के पीछे या इस मामले को खींचने के पीछे मोदी ब्रांड को बचाने का है, क्योंकि इसमें जाएगा किसी का कुछ नहीं। जितना जाना था वो अजित शिवसेना का चला गया, जो डैमेज होना था वो राष्ट्रवादी पार्टी को हो गया। अजित पवार को जो मिलना था इससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। अपने जीवन की एक अभिलाषा थी कि कभी मुख्यमंत्री भी बन पाऊंगा, कि शिंदे बन गए। लेकिन इसमें दोनों पार्टियां, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार गेन कर गए, और बीजेपी और गर्त में फंसती हुई दिखाई देती है। इसीलिए पूरा प्रयास है, पूरा, कि कैसा भी करके इस चीज को खींच लो,
इतना खींचो कि अगले चुनाव तक खींचा जाए। इसीलिए 1 साल का रोड मैप इस पूरे प्रोसेस का बता सकते हैं स्पीकर। लेकिन फिर 17 तारीख को ये देखना होगा, इसी न्यायालय के सामने जब ये केस आएगा, इसी बेंच के सामने, तो बेंच इस रीज़नेबल टाइम को कितना टाइम देता है? क्या इन्हें नवंबर तक का टाइम मिलता है? दिसंबर तक का टाइम मिलता है? जनवरी, फरवरी तक का टाइम मिलता है? ये 17 तारीख को समझ में आएगा। उससे तय होगा कि स्पीकर इसके बाद क्या करेंगे। यदि टाइम कम मिला, तो इसकी ज़्यादा आशा है कि स्पीकर उन्हें योग्य घोषित करेंगे। अयोग्यता का जो अपील है, वो खारिज करेंगे। उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई संविधान पीठ के सामने चलती जाएगी। कुल मिलाकर अब ये लड़ाई एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा की है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की साख की है। अब महाराष्ट्र के नेताओं का रहना या जाना, इससे ना सर्वोच्च न्यायालय को, ना नरेंद्र मोदी जी को कोई लेना देना है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।